नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हम लोगों में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो जिन डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, कहां से पढ़ाई की है और कितना अनुभव है। मगर आने वाले दिनों में ये जानना मुमकिन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बिना अनुभव देखे, बिना क्वालिफिकेशन देखे डॉक्टर्स को रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कई मामलों में एक मरीज को या उसके तीमारदार को यह जानने का पूरा अधिकार होता है कि जिस डॉक्टर से वो इलाज करा रहा है क्या उसके पास ऑथेंटिक डिग्रीज हैं, क्या उसके पास वो वाजिब अनुभव है जिसका वो इलाज कर रहा है या नहीं। और कई मर्तबा ये जानकारी साफ साफ मिल नहीं पाती। इसीलिए सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के तहत एक रजिस्टर तैयार कर रही है जहां पर डॉक्टर्स की पूरी जानकारी होगी। और यही नहीं, नए नियमों के मुताबिक अब सभी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट को क्वालिफाई करना भी अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य फर्जी डॉक्टर्स पर लगाम कसना है और साथ ही इलाज की क्वालिटी को सुधारना भी है। आज हम एनएमसी के इन्हीं नए नियमों को विस्तार से समझेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। कोई मरीज अगर अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर से करा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर के बारे में सब कुछ जानता हो। मसलन उसने कहां से पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की, उसकी विशेषज्ञता क्या है या उसे कितना अनुभव है। लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के नए नियमों के तहत मरीज अपने डॉक्टर्स की पूरी कुंडली जान सकेगा। इससे मरीज को अपना इलाज कराने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक कॉमन नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार करेगा जिसमें डॉक्टर्स की पूरी डिटेल दर्ज होगी। वहीं अब डॉक्टर्स को नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट पास करना अनिवार्य होगा। ये नियम केवल भारत में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्रों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर देश में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को भी इस नियम कायदे के दौर से गुजरना होगा। कोई भी नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज डॉक्टर्स की पूरी डिटेल नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर देख सकता है। इसमें डॉक्टर का नाम, तारीख के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम, काम करने की जगह जिसमें राज्य, शहर, संस्थान जैसी डिटेल शामिल होंगी। इसके अलावा नेशनल मेडिकल रजिस्टर में डॉक्टर की अतिरिक्त योग्यता, उसकी मेडिकल पढ़ाई से संबंधित विवरण जैसी जरूरी जानकारियां भी मौजूद होंगी। नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत डॉक्टर को देश में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस केवल 5 साल के लिए वैध होगा। ऐसे में डॉक्टर को हर 5 साल बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल में अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने साथ ही में कहा है कि अगर कोई राज्य किसी डॉक्टर को किन्हीं कारणों से लाइसेंस जारी करने या लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के निर्णय के खिलाफ डॉक्टर्स 30 दिनों के भीतर एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड यानी EMRB में अपील दायर कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर की अपील EMRB ने खारिज कर दी तो डॉक्टर 60 दिनों के भीतर एनएमसी में दूसरी अपील दायर कर सकता है। इस बाबत एनएमसी के फैसले को अंतिम माना जाएगा। भारत भले ही अब नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट की व्यवस्था अब लागू करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और थाईलैंड जैसे देशों में पहले से मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम की व्यवस्था है, जिसे पास करने के बाद ही प्रैक्टिस की मंजूरी मिलती है। फिलहाल तो नेशनल मेडिकल कमीशन के नए नियम से फर्जी डॉक्टर्स पर लगाम कस पाएगी और काबिल डॉक्टर्स का डेटाबेस तैयार होने से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मरीजों को अपने डॉक्टर के बारे में जानकारियां मिलेंगी सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। परिचय आज के मेहमानों का आपसे कराएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर डॉक्टर अग्रवाल। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण गाद्रे सर, जो कि फाउंडर हैं ADEH अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर। डॉक्टर गाद्रे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पर। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शरद आपसे करना चाहूँगा सर। नेक्स्ट का तो हम चलिए उसमें बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस पर एक ड्यूरिंग द MBBS एजुकेशन का एक वो मसला है। लेकिन ये जो रजिस्टर बन रहा है सर, जिसमें सरकार कह रही है कि आप सारी डिटेल्स अपनी डालिए और 5-5 साल में उसमें लाइसेंस रिन्यूअल होगा, इस पर IMA का क्या टेक है सर? क्या ये मूव वाकई में जो इंटेंट है सरकार का, उस इंटेंट को फुलफिल करता है सर? देखिए, ये रजिस्ट्रेशन तो पहले भी होता था। ओनली थिंग कि इसके अंदर अब वो इसको
डिजिटलाइज कर रहे हैं। हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या जो भी है एलोपैथी का डॉक्टर है, जो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर है, उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले रजिस्ट्रेशन करती थी, अब वो एनएमसी करती है। तो पहले भी रजिस्ट्रेशन होता था और उसका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक डॉक्टर के पास होता है, दैट इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और एमसीआई के अकॉर्डिंग भी दिल्ली के अंदर भी हमारे यहाँ एवरी 5 ईयर पे आपको रिन्यूअल होता था, बट उसके अंदर ये था कि आपको 30 आवर्स की सीएमई पॉइंट्स लेने होते थे, जो कि एमसीआई या लोकल स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलते थे, और 5 साल में आपको वो अटेंड करना होता था। इसमें अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि व्हाट दे विल डू, जैसा उसमें लिखा हुआ है न्यूज़ में कि वो कह रहे हैं कि एवरी 5 ईयर रिन्यूअल होगा। तो रिन्यूअल तो अभी भी होता है, उस रिन्यूअल में क्या कोई टेस्ट लेके आ रहे हैं या कोई एग्ज़ाम लेके आ रहे हैं, ये एक अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, पारदर्शिता होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंटेंट क्या है, किस तरह से क्या नई नई न्यूज़ ला रहे हैं। एनएमसी को ध्यान देना चाहिए नए नए मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर। एनएमसी को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि देखें कि सारे मेडिकल कॉलेज जो रोज नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें फैकल्टी है या नहीं है, प्रॉपर फैकल्टी है, प्रॉपर एजुकेशन है या नहीं है। जिस तरह से नेक्स्ट की बात हो रही है, आपने कहा नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बता दूं। देखिए एक तरफ तो हम लगातार नए नए मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं, हम ये नहीं ध्यान कर रहे हैं कि वहां पे फैकल्टी है या नहीं है। आप ये बताइए, और फीस जो है, जब पहले एनएमसी से पहले जब तक नीट नहीं चालू हुआ था तो 22 से 30 लाख के अंदर फीस होती थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 5 साल की। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज की 80 लाख से 70 लाख से कम फीस नहीं है, 3 गुना फीस बढ़ गई है जब से एनएमसी बना है। और उसके बावजूद भी अगर आप उनका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करा रहे और आप एग्जिट टेस्ट ले रहे हैं, आप सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जो इस अधकचरी इल मैनेज्ड व्यवस्था के साथ अपना 70 लाख 80 लाख रुपया खर्च करके लोन लेके अपनी जमीनें बेच के ये एमबीबीएस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर किस स्टैंडर्ड का लाएंगे और वो नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो उन बच्चों का क्या होगा, उन परिवारों का क्या होगा। दूसरी तरफ एक ऐसा देश जहां पे हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स की कमी है, उसके अंदर इस नई नई तरह के जो विदेशी हैं, जो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाना मेरे ख्याल से औचित्य नहीं है। अगर बेहतर हो, अगर इस चीज को लाने से पहले एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर का, 4 लाख मेंबर्स हैं, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसोसिएशन है मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स की, अगर उनके साथ बैठ के बात कर ले, डिस्कस कर ले, तो हो सकता है ज्यादा व्यवहारिक ढंग से कार्यान्वित कर सकते हैं। बट सर आपका इस पे कंसर्न क्या है? स्टूडेंट्स क्या ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रेनिंग, वार्ड पोस्टिंग ये छोड़ के वो एग्जिट एग्जाम की तैयारी करेंगे और इससे उनके करियर पर असर पड़ेगा? गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसमें एक साफ सुथरी पारदर्शी हम व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्वालिटी है, जो मेडिकल प्रोफेशन में जो क्वालिटी का एक इशू है उसको हम एड्रेस कर पाए। देखिए क्वालिटी का इशू है तो आप मुझे ये बताइए, इसी एजुकेशन सिस्टम से आज इंडिया के डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड सबसे बढ़िया माने जाते हैं। आप देखिए पिछले 15-20 सालों में जो मेडिकल टूरिज्म जो है 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है इंडिया के अंदर। उसका रीजन यही है कि इंडिया की जो मेडिकल आउटपुट है, ट्रीटमेंट आउटपुट है, वो एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और जो कॉस्ट है वो जो हमारी आसपास की कंट्रीज हैं उनसे 10 गुना कम है। इसीलिए हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज कहना कि गुणवत्ता नहीं है, गलत है। हाँ, जो आपका दूसरी बात है, देखिए अगर जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें आप हर साल एग्जाम ले रहे हैं, आप हर साल एग्जाम में पास करा रहे हैं, तो फिर अलग से एग्जाम के ऊपर एग्जाम क्यों? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म व्यवस्था हो जाए एग्जाम्स की, तो यूनिफॉर्म क्वालिटी किस कौन इंश्योर करेगा? सारे मेडिकल कॉलेज यूनिफॉर्म क्वालिटी इंश्योर करना भी तो उनकी गारंटी है ना। अगर जब आप ये कहें कि हाँ सारे मेडिकल कॉलेज एक ही लेवल के हैं, एक ही स्तर के हैं, तब आपकी बात जस्टिफाइड है। तो दोनों बातों में विरोधाभास है। ओके, ऑल राइट सर, समझ गए। अब जरा इस पे डॉक्टर गाद्रे का भी पॉइंट लेते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर मनीष जांगड़ा सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं
फाइमा के फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर जांगड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गाद्रे, मैं अभी थोड़ा सा चर्चा आपके साथ बढ़ाना आगे चाहूँगा। दो मसले हैं, देखिए, एक तो नेक्स्ट एग्जाम का मसला है जो ड्यूरिंग द एमबीबीएस जो करिकुलम है वो है, लेकिन दूसरा जो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स की यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईडी होना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया है। डॉक्टर शरद कह रहे हैं कि इसकी तो व्यवस्था पहले से थी, तो ये नया लाने की आवश्यकता क्या? हाँ, तो मैं डॉक्टर अग्रवाल के बहुत सारे मुद्दों के साथ सहमत हूँ। बेसिकली ये कोई नया चीज नहीं आ रहा है। हर हर मतलब नए एकदम जादूगर के दर कुछ नया ला रहा है, ऐसा ये गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन ये नया कुछ नहीं है। अभी मैं जब 84 में एमडी हो गया तो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का यूनिक मेरा नंबर लिखना पड़ता है मेरे को प्रिस्क्रिप्शन पे। सो नथिंग इज समथिंग न्यू। व्हाट इज न्यू इज नेशनल रजिस्टर, एंड नेशनल रजिस्टर अभी तक था, मेरी अनुमान से था या प्रयत्न जारी था, लेकिन अभी वो प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर एक, तो ये नया कुछ भी नहीं है। नंबर दो, इसके लिए इतना सभा हंगामा करने की जरूरत क्या है? महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में मेरा नंबर है, डॉक्टर अग्रवाल शायद दिल्ली में के हो गए तो उनका दिल्ली में है, तो वो स्टेट मेडिकल काउंसिल ये एनएमसी के अंडर आती है या नहीं आती है? ये कोई फॉरेन कंट्रीज में बैठी है क्या? वो यहाँ ही है ना। तो उनका रजिस्टर भी अभी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का मुझे मालूम है, वेबसाइट है, अच्छी तरह से आपको ज्ञान पता लगता है। मेरा नंबर डालो, आपको सब पता लगेगा। तो ये ऑलरेडी सिस्टम स्टेट मेडिकल काउंसिल में महाराष्ट्र में तो है, सब जगह होगी। तो इनको यही करना है, भैया आपका डाटा दे दो। अरे ये डिजिटल एज में 8 दिन में नेशनल रजिस्टर बन जाएगा। डॉक्टर को क्यों परेशानी है वापस रजिस्ट्रेशन करने की? आई अपोज दिस डबल एफर्ट। कुछ जरूरत ही नहीं है। बट सर आपको नहीं लगता एक आम आदमी को पूरा बट डॉक्टर गाद्रे कहा यह जा रहा है कि एक आम आदमी को अगर किसी डॉक्टर के बारे में पता करना है तो उसके पास एक डिजिटल जरिया होगा कि उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, अनुभव कितना है, कहां से कोर्स क्या है, स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। ये अगर आप बंबई में रहते हो और आप मेरे पास ऑपरेट करने के लिए आ रहे हो, जस्ट गो टू द मेडिकल काउंसिल, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल वेबसाइट। ओके, आपको पूरा पता लगता है। इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, ये चालू है। जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंची नहीं है। तो ये नेशनल रजिस्टर और कुछ वैसा ही रहेगा। और क्या है, ठीक है। नेशनल रजिस्टर का एक बात अच्छा है, वो नर्सेस का भी रजिस्टर बना रहा है, आयुष का भी बना रहा है, होम्योपैथ का बना रहा है, यूनानी का बनाना है। तो दैट इज सम गुड एडिशन। लेकिन उसके लिए उनका जो काउंसिल्स है उनसे डाटा लेना है। तो दैट इज नंबर 1। ये पूरा कुछ नया कुछ भी नहीं है, और कुछ जो 1 मिनट में कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये डबल फिल करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन ये जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये जरूरत का है। नंबर 2, मैंने पढ़ा न्यूज में कि वो बोल रहे हैं कि क्वैक्स इससे हटा दिए जाएंगे। आई डाउट। अरे क्वैक के पास जो गरीब आदमी जाता है वो डिग्री देख के नहीं जाता। मैंने देहात में प्रैक्टिस की है, हम लोग स्लम्स में गए हैं, और कोई एजुकेटेड आदमी क्वैक के यहाँ जाता नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट का फेल्योर है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ भी मिलता नहीं है, लोगों को घंटों गंवाना पड़ता है। ये पहले कौन सुधरेगा? सिर्फ रजिस्टर फ्लैश करने से क्वैक जाने वाले है नहीं। गवर्नमेंट ने पूरे 30 साल में ना फंडिंग बढ़ाया है, ना कुछ इंतजाम किया है। ठीक है सर। रादर उनका तो डॉक्टर अग्रवाल बोल रहे हैं वैसा, उनका प्रयास रहा है कि साला प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा दे, और वो बढ़ावा ऐसा। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये डबल रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है ये अननेसेसरी बोझ डालेगी हेल्थ केयर सिस्टम पर, और इससे जो बुनियादी समस्या है उसका समाधान होगा नहीं। मैं डॉक्टर जांगड़ा का भी इस पर टेक ले लेता हूं। डॉक्टर जांगड़ा, आपका टेक इस पर क्या है? ये जो एनएमसी का नेशनल रजिस्टर बन रहा है, इस पर क्या आपको भी लग रहा है कि ये फ्यूटाइल है? जो कहा जा रहा है बार बार कि देश में दुनिया भर के झोला छाप डॉक्टर्स घूम रहे हैं और वो धड़ल्ले से अपना काम करते हैं, एक आम आदमी की जान एक तरह से खतरे में है,
अगर उनको साफ करना चाहती है गवर्नमेंट तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं डॉक्टर शरद अग्रवाल सर की बात से लगभग पूरी तरह एग्री हूँ। जो ये एनएमसी ने जो रजिस्टर किया है, अगर इसका फायदा तब हमें लगता अगर हम इस रजिस्ट्रेशन के दम पे अपने बाकी किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर पाए। जैसे कि आज भी अगर हमें कोई डॉक्टर दिल्ली में है, अगर उसको प्रैक्टिस करनी होती है यूपी में, हरियाणा में, क्योंकि उसके नियर बाई स्टेट्स हैं, क्योंकि कई बार विजिटिंग के तौर पे डॉक्टर जाते हैं, हर हफ्ते एक दिन विजिट वहां कर लेते हैं, एक दिन यूपी में कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ता है स्टेट काउंसिल में अलग से। तो इतना टीडियस प्रोसेस होता है कि आपको एक स्टेट काउंसिल से पहले एनओसी लेना होता है, फिर आपको वहां पे अप्लाई करना होता है, और एक डॉक्टर लगभग 2 मेडिकल काउंसिल में एक साथ अप्लाई कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर तमिलनाडु में जाके प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए ये प्रावधान नहीं है। अगर आप एक एनएमसी का जो रजिस्टर बना रहे हैं, अगर आप इसमें ये प्रावधान कर दें कि आप ये यूआईडी नंबर लेने के बाद इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर तो हमें फायदा लगे इस चीज का। अदरवाइज ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। अगर कल को इसमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का या फिर कहीं दूर, जो दिल्ली से बहुत दूर बैठा स्टूडेंट, उसका अगर कुछ इशू आता है तो वो एनएमसी को अप्रोच भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि आज भी अगर हमें एनएमसी में जाना होता है तो वहां पे एंट्री अलाउड नहीं है डॉक्टर्स की, अनटिल अनलेस की अंदर आप किसी एनएमसी के मेंबर को अच्छी तरह से जानते हो, या फिर एनएमसी का मेंबर आपको जानता है और वो आपको रिकमेंड करके बुलाए। तो अभी से एनएमसी इतनी अनअप्रोचेबल है, और जब आप ये सब कर देंगे और तब कुछ इशू होगा किसी भी स्टूडेंट्स का, हम स्टेट काउंसिल को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, बट फिर एनएमसी को अप्रोच करना बहुत टफ हो जाएगा। और एनएमसी में जो सेम मेंबर रहेंगे, वो इतना जो लोड है पूरा, इसको संभालना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में भी रजिस्टर करना है तो आपको पहले एनएमसी में अप्लाई करना होगा, फिर 30 डेज के अंदर वो स्टेट काउंसिल को फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद स्टेट काउंसिल उसको एनओसी देगी या नहीं देगी। तो बहुत सारी बट अभी डॉक्टर जांगड़ा, क्या सेंटर के पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम था? अभी स्टेट तो मेंटेन करते हैं सारे रिकॉर्ड। हाँ, अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर का सारे स्टेट तो मेंटेन करते हैं, लेकिन सेंटर के पास कुछ ऐसा कोई मैकेनिज्म संभवतः था नहीं। मैं लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर एनएमसी जो है भारत सरकार में आती है और जो स्टेट है वो भी इंडिया में आते हैं, एनएमसी का एक प्रावधान है कि हर स्टेट काउंसिल से डाटा ले सकती है। तो जितने डॉक्टर रजिस्टर्ड है वो हर एक स्टेट काउंसिल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कितना इजी टास्क है कि हर एक मेडिकल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट रजिस्ट्रार हैं उनको एनएमसी लेटर लेके और जितना डाटा है वो अपने आप मंगा ले, तो कितना इजी हो जाएगा। सेंट्रलाइज करना एनएमसी के लिए बहुत इजी है। बच्चों को परेशान करना, डॉक्टर्स को परेशान करने की मेरे ख्याल से कोई ऐसी जरूरत नहीं। ओके सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। देखिए, 2 मसले हैं आज की जो हमारी चर्चा है। ये जो 2 सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों क्रांतिकारी परिवर्तन है, नेक्स्ट का एग्जाम और ये यूनिक आईडी वाला रजिस्ट्रेशन। अब इसमें अभी तक जो बात समझ में आ रही है कि इससे कुछ बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं, ऐसा हमारे पैनलिस्ट को लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रावधान इन प्रिंसिपल तो नहीं कहूंगा मैं, बल्कि ऑन पेपर्स भी हैं, बाकायदा पूरा सिस्टम इनका बना हुआ है। इसको सेंट्रलाइज करना थोड़ा सा टीडियस होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। कंप्लायंस कम करने की हम बात कर रहे हैं, उनके इससे थोड़ा सा मुश्किलात होंगी। तो नो योर डॉक्टर, ये कोशिश है एनएमसी की कि जिस डॉक्टर से आप अपना इलाज करवा रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो, न सिर्फ एक आम आदमी को बल्कि सेंट्रलाइज सिस्टम भी हो, इसका एक डिजिटाइज सिस्टम हो। इसके लिए सरकार एक यूनिक आईडी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है, लेकिन अभी तक की चर्चा के मुताबिक ये कोई नया बात नहीं है। स्टेट के पास ऑलरेडी ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो फिर सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है? पहला सवाल। दूसरा, जो नेक्स्ट एग्जाम की बात की जा रही है जिसमें एग्जिट एग्जाम होगा, तो ये कितना बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए? इन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं बहुत खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर अग्रवाल, तो क्या एनएमसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या दूसरी जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, उनसे वो सलाह मशवरा करें, और उसके बाद अगर मैं इसको आपके मुताबिक अगर मैं मान के चलूं कि इट्स अ फ्यूटाइल स्टेप, इसका कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, तो फिर क्या ऐसी मंशा होगी जो ये रजिस्टर लेकर आ रहे हैं? और आप लोगों से क्या कोई राय मशवरा नहीं किया गया? ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में, और शायद वर्ल्ड में इकलौता हमारा ऐसा देश होगा जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जहाँ पे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन से चर्चा ही नहीं करी जा रही है। अभी मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग में गया था लास्ट मंथ, और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज, सबके यहाँ जो उनकी नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारी पॉलिसी में भागीदारी करती है। तो ये तो एक बात रही। तो एनएमसी अपना साइलोज में काम कर रहा है विदाउट नोइंग विदाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग विद द स्टेक होल्डर। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, एनएमसी
दिखाने के लिए कुछ भी करते रहें, ये काम करते रहें, बट आउट रिजल्ट क्या है? एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए जो मैंने पहले कहा था वो क्या कर रहे हैं? चलिए, आप डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन तो पहले भी था, अब भी कर लीजिए, आप उसे सेंट्रलाइज कर लीजिए। देखिए, स्टेट मेडिकल काउंसिल है और ये एनएमसी है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि अभी दूसरे वक्ता ने भी कहा कि अभी भी अगर मेरे को एनएमसी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी और स्टेट में जाना है तो और उस स्टेट के वो लोग कहते हैं कि वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ की एमसीआई का, उस पर सरकार को देखना पड़ेगा। दूसरा, जो देश के अंदर मॉडर्न मेडिसिन के अलावा जो इतनी सारी पैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? जो इतने सारे क्वैक्स हैं, उनका क्या होगा? और ये सरकार का तर्क बिल्कुल जिसे कहते हैं मानने लायक नहीं है कि हमारे पास डाटा नहीं है। अरे भाई, रजिस्ट्रेशन तो आज भी है। आज भी अगर आप सरकार से आप पूछ सकते हैं कि आज तक पूरे देश में कितने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई, कोई इसमें कोई डाटा नहीं है, झूठ बोलते हैं। आप जाके देख सकते हैं, हर डॉक्टर के पास एमसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर है आज भी, चाहे वो अब आप डिजिटाइज कर रहे हैं वो अलग बात है, पर आज भी कोई भी मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर आप उसकी क्लिनिक पे जाएंगे तो उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो झोला छाप है। आप उसको चेक कीजिए और उसके पास कार्रवाई कीजिए, वो होती नहीं है। तो ये एक बेसिकली फ्रूटाइल एक्सरसाइज है। आप, मेरे ख्याल से एनएमसी का ध्यान, मैं फिर से वो वाली बात को दोबारा से दोहराऊंगा, गुणवत्ता पे होना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस की गुणवत्ता पे होना चाहिए, ना कि रोज डॉक्टर्स को परेशान करने के लिए। ठीक है सर। डॉक्टर गादरे, इसमें 5 साल में रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। अगर ये झोला छाप डॉक्टरों को किनारे करने की कवायद नहीं है तो फिर क्या है? हर 5 साल बाद, माना अभी झोला छाप डॉक्टर किसी तरह से सिस्टम में आ भी गए, अब 5-5 साल में आपको लाइसेंस रिन्यू करने की आपके पास कम से कम एक मन में एक डर तो रहेगा कि मैं चलो इस बार मैं एंटर हो गया सिस्टम में, 5 साल बाद मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अरे आज हो रहा है 5 साल में, कुछ नई बात नहीं है। अच्छा। हम लोग 30 पॉइंट मिलाते हैं कॉन्फ्रेंस में जाके, लेक्चर्स अटेंड करके, वो और पॉइंट अगर जमा करने पड़ते हैं एंड रिन्यू करना ही पड़ता है, जो कुछ भी नई चीज नहीं है। प्रॉब्लम झोला छाप का, मैंने वही बोला कि ये प्रोसेस आज भी चालू है, फिर भी लाखों लोग झोला छाप है, क्योंकि पेशेंट देखते नहीं है डिग्री, क्यों पेशेंट उनके पास बड़े कंपल्शन से जाते हैं, क्योंकि उनको अफोर्डेबल मेडिकल केयर, पब्लिक हेल्थ केयर में मिलती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अपना वो खर्चा बढ़ाओ, 1% जीडीपी का खर्चा करते हो, 4% करो, उधर डॉक्टर गादरे, वैलिड पॉइंट। पब्लिक हेल्थ में फ्री ट्रीटमेंट दे दो। डॉक्टर गादरे, वैलिड पॉइंट। मेरे पास वक्त की कमी में थोड़ा ही समय दे पा रहा हूं, लेकिन बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आप हेल्थ केयर को अफोर्डेबल कीजिए। अफोर्डेबल हेल्थ केयर होगा तो फिर झोला छाप के पास आदमी क्यों जाएगा? डॉक्टर जांगड़ा, क्या और कोई मैकेनिज्म है झोला छाप डॉक्टरों के इस दंश से बचाने का? क्योंकि हम देखते हैं और सरकार भी इसको कई बार मानती है, कई बार हमने देखा ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि जो सो कॉल्ड झोला छाप डॉक्टर है उनको आप हटाइए नहीं, उन पर कानूनी कार्रवाई मत कीजिए, बल्कि थोड़ा ट्रेनिंग देके इनको मेन स्ट्रीम में ले आइए। ऐसी भी कई बार हमने बातें सुनी हैं। तो फिर सही अप्रोच क्या हो डॉक्टर जांगड़ा? देखिए, सबसे बढ़िया अप्रोच तो ये कि गवर्नमेंट जब तक उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी तब तक ये काबू आने वाले नहीं है। बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर हैं, उनको लगता है कि कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, तो ऐसे ही एक को देख के दूसरा इमिटेट करता है, दूसरा फिर प्रैक्टिस करता रहता है। और दूसरा, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आ रही थी बीच बीच में, जैसे ब्रिज कोर्स लेके आ रही थी गवर्नमेंट कि जो बीएमएस डॉक्टर होंगे या फिर जो झोला छाप डॉक्टर होंगे, जो आरएमपी डॉक्टर होंगे, वो सब एक ब्रिज कोर्स करके वो भी एज ए एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको एलोपैथिक प्रैक्टिस ही करवानी है तो आप जो अपने देश में इतने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, इतने जो एमडी डॉक्टर्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए। बहुत सारे जगह ऐसा है कि सैलरी डॉक्टर्स की, जो एमबीबीएस डॉक्टर की 30-30 हजार है, 40-40 हजार है साउथ इंडिया में। इतनी अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आप उन पे ध्यान देने की बजाय जो बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनको ब्रिज कोर्स करवा के आप एलोपैथी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर ये जो एमबीबीएस की डिग्रियां जो बांट रहे हैं आप इंडिया में, जो करवा रहे हैं, कॉलेज खोले हुए बंद कर दें। ठीक है सर, अब इसमें हमको 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहला, ये जो पूरी कवायद है, अगर ये झोला छाप डॉक्टर से निजात दिलाने के लिए है तो उसके लिए दूसरे भी तरीके अपनाए जाने चाहिए, उनकी पहचान सुनिश्चित हो, ये हमारे पैनलिस्ट का कहना है। और दूसरा, बुनियादी जड़ में जो डॉक्टर गादरे ने कहा कि अफोर्डेबल मेडिकल केयर अगर आपने एक आम आदमी को दे दी तो संभवतः आपकी आधा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो इसलिए अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज, अफोर्डेबल मेडिकल केयर पर भी सरकार का ध्यान हो। देखते हैं अब इसमें आगे किस तरह से कवायद आगे बढ़ती है।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर गाद्रे थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर जांगड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।